आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 माय ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में। तो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली एक जो पोएम इसमें जो लिखा है, तो जो भी जिन्होंने पोएम लिखा है, कवित्री जो है, पोएट, तो उसमें जो है वो बताती हैं अपनी दादी माँ के बारे में कि किस तरीके से पहले बचपन में उनका, जिस घर में दादी माँ के साथ उनका बचपना बीता दादी के साथ में, बाद में फिर जब वो बड़ी हुई, दादी माँ अब हैं नहीं, वो घर में जाती हैं, तो वहाँ पर जो है उनको वो चीज़ें नहीं दिखती है, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती है। तो बेसिकली इसी के ऊपर एक छोटा सा समरी और सारांश परिचय दोनों ही लिखा हुआ है। इसमें सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बेसिकली मैं अगले 2 मिनट में पढ़ के बता ही देता हूँ, जैसे कि आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आई होप। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको परिचय में बताऊँ, तो ये परिचय में ये बताया गया है कि यह कविता बचपन की यादों के बारे में है, विशेष तौर पर दादी माँ के प्यार के विषय में है। और यह कविता कमला दास द्वारा लिखी गई। तो वो इसमें आप पूछेगा किसने लिखा है, तो कमला दास ने लिखा है। सो इसमें देखिए गई, इस कविता के द्वारा जो कवित्री अपनी दादी के याद करती है और इच्छा करती है कि उसकी दादी उसे प्यार करने के लिए काश जीवित रहती, उसकी देखभाल करती, उसका पूरा ध्यान रखती और उसे विशेष महसूस करवाती। कवित्री बताती है कि जब वह छोटी थी तो उसे दादी के द्वारा बहुत प्यार मिलता था, जो दादी अब बहुत दूर जा चुकी है ईश्वर के पास। अब उस जगह सिर्फ शांति ही है उनकी जगह वहाँ पे। वह अपने खून की शीतलता को चंद्रमा की शीतलता की तुलना करती। कई बार होता है ना, शिथिल हो जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं। सो यह भी कहती है कि वह वहाँ वहाँ हवा नहीं बहती, सब कुछ समाप्त हो गया है, अब उसे वैसा प्यार नहीं मिलता। वह कहना चाहती है कि उसके पास दादी के साथ बिताए गए दिनों को सिर्फ शेष यादें हैं, जो थोड़े से प्यार के लिए सब भीख मांगती। मैं हमें थोड़ा सा प्यार चाहिए इसमें। खैर एनीवे, इसका सारांश यदि हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो सारांश में क्या कहता है यहाँ पे, देखिए सारांश पढ़ता है यहाँ पे कि कवित्री अपनी दादी घर रहती थी जो बहुत दूर है। जब उसकी दादी उसके ऊपर ढेर सारे स्नेह की वर्षा करती थी, वह गर्व अनुभव करती थी। उस दादी की मृत्यु के पश्चात वह मकान निर्जीव हो गया। किताबों के बीच में घूमने वाले सांप कवित्री को भयभीत करते थे, जो उस समय एक नादान बच्ची थी। हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि किताबों में जो सांप बने होते उनको देखकर छोटे में, बचपन में इन्हें बड़ा डर लगता था, क्योंकि नादान बच्ची थी। और बंद रहने के कारण अब वह मकान अंधेरा और सुनसान था। फिर भी आखिर में कवित्री का वो पैतृक घर था। अब कवित्री उद्विग्न है, दूसरे व्यक्ति दूसरे रूप में उससे स्नेह करते हैं, इसलिए सच्चा प्यार और दुलार प्राप्त करने के लिए, उसी घर में लौटने के लिए वह आतुर और ललायित रहती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं यहाँ पे। कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखा है, जैसे विड्रू मतलब रिट्रेस्ट होता है, पीर, डिस्पेयर, ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आइए इंटेक्स क्वेश्चंस 1 की हम लोग बात करते हैं। टॉक अबाउट द इंटेक्स क्वेश्चंस 1। इस सवाल में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, मतलब दादी ग्रैंड मदर के गुजरने के बाद क्या हुआ उस घर का। तो आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, शांति में बदल गया वो, शांत। एक वर्ड यूज किया है विड्रू, ठीक ना, विड्रू के मीनिंग ऊपर दिया हुआ था। सो वाई वाज द पोएटिस नॉट एबल टू रीड द बुक, क्यों वो किताबें नहीं पढ़ पाती थी। तो आपको बताया वो किताब में बने हुए सांप से वो डरती थी। द पोएट्स टू स्मॉल टू रीड द बुक्स, वो छोटी थी, सी वॉज वेरी यंग, छोटी थी तो कहाँ पढ़ पाएगी। डिस्कशन में यहाँ पर दिया गया है, रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम वंस और ट्वाइस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो एक यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप 1 या 2 बार आराम से पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इनके जवाब देने हैं। जैसे लिखा, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं जितनी बार सोचती हूँ वहाँ जाने के लिए, देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट साइलेंस टू द फ्रोजन एयर, हवा बिल्कुल शांत हो गया, वो हवा है ही नहीं। So on in wild despair, peak on armful of darkness of bring it here to lie. So behind my bedroom door like a brooding dog. The इसमें क्या कहना चाहता है, यहाँ मीनिंग लिखा है यहाँ पर, the poetess tries to recall the memories whenever she goes there. She looks very carefully through the windows. She tries to find her grandmother's, अपनी मतलब अपनी दादी की आवाज़ को रिट्रेस या पहचानने की कोशिश वो करती है। कि पढ़ाते हुए मुझे पता नहीं क्यों मेरा पूरा बचपन मेरी दादी ने ही मेरा सब कुछ समझिए कि पाला पोसा सब किया। तो आज जब मैं भी
अपने घर जाता हूँ तो किस तरीके से जो है, पहले दादा दादी, कभी मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो अराउंड में 7th क्लास में पढ़ता होगा, तो आपने नायक मूवी देखी होगी, उसी तरीके से दादी जो है वो सर में तेल लगा रही हैं, दादा जो हैं पाँव दबा रहे हैं मेरे, और रात के तकरीबन 11-12 बज चुके हैं और दोनों को ही नींद आ रही है, दोनों ही झपकियाँ ले रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ आप दोनों सो जाइए, पर सो नहीं रहे हैं क्योंकि मुझे फीवर थी। खाना खाने के लिए भी मेरा नाम लेकर बुलाना, और हाँ जब मैं उस घर में जाता हूँ तो सब कुछ तो है लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं जो दादा दादी की चीज़ें थी। उस समय शायद मुझे नहीं उतनी समझ थी, लेकिन अगर आपके दादा या दादी हैं तो एक बार गले लगाना तो बनता है, एक बार उन्हें प्यार आप भी दीजिए अगर आपको इतनी समझ है, तो मुझे तो इतनी समझ नहीं थी। खैर एनी वे, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, 6 मिनट हो चुका है यहाँ पे। So voice in the air without having any hope, but only silence and darkness comes in her hand with some memories which she keeps on recalling. कुछ यादें हैं जो उनके माइंड में चलती है। इंटेक्स क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। द पोएटेस वांट्स टू गो बैक टू द हाउस टू पीर। अब यहाँ पर टू पीर लिखा है तो आगे आपको क्या करना है, वहां से निकाल खाली डालना टू लिसन टू पिक। तो देखिए वही सारी चीज लिखने, टू पिक थ्रू, तो उसी से हो गया ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज टू फ्रोजन एयर एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, तो उसी से हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है लुक एट द फ्रेज ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, विंडोज इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, विंडोज एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इन द पोएम द विंडो हैज बीन गिवन अ ह्यूमन फिजिकल फीचर दैट इज ब्लाइंड आइज। विंडोज को मतलब अंधी आंखें हैं वो, है ना, वो देख नहीं सकती है। व्हाट डू वी कॉल दिस पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन कविता के रूप में जो दिया गया है, अब जैसे खिड़की दरवाजे कहाँ देख पाते हैं, तो एक तरह से ब्लाइंड ही बोल सकते हैं, लेकिन हाँ वो तब भी उस समय थी जब दादी थी और आज भी है जब दादी नहीं है। तो अगर ये देख पाते तो आई थिंक कवित्री सोचती है, पोएटिस सोचती है कि ये मुझे एक बताते चीज़ों के बारे में। आजकल तो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, आजकल हर चीज़ है, तो यादें संजोगना बहुत ईजी है, लेकिन पहले के टाइम के चीज़ों के लिए ना कोई वीडियोज ना कुछ कहाँ चीज़ें होती थी। सो वाई आर द आइज ऑफ विंडोज डिस्क्राइब एज ब्लाइंड, क्यों विंडोज की आंखों को ब्लाइंड बताया गया है। देखिए दिस पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनिफिकेशन कहते हैं। पर्सनिफिकेशन में होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ का डिस्क्राइब करते हैं, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एज ए लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह देने की कोशिश करते हैं, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, इसी को हम लोग पर्सनिफिकेशन कहते हैं। द आइज ऑफ विंडोज आर डिस्क्राइब एज ब्लाइंड बिकॉज ड्यू टू डार्कनेस नथिंग कुड बी सीन थ्रू देम। वहाँ इतना अंधेरा था कि वहाँ से कोई देख नहीं सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि वाई इज एयर इन ग्रैंड मदर हाउस डिस्क्राइब एज फ्रोजन, क्यों वो ठंडा पड़ गया है वो। द एयर इन ग्रैंड मदर्स हाउस डिस्क्राइब एज फ्रोजन, इट सीम्स दैट एज नो वन लिव्स देयर, कोई वहाँ नहीं रहता। द एयर डज नॉट सीम टू मूविंग एंड साइलेंस टू स्प्रेड ऑल ओवर। हवा जो है अब वहाँ उस तरह से मूव नहीं करता, वो शांत हो गया है, स्प्रेड ऑल ओवर। मैं जितना इसको पढ़ा रहा हूँ उतना मैं अपनी यादों में जा रहा हूँ। Pick the correct alternatives A and B. So an armful of darkness means what? Old memories of grandmother's house, unhappy days, some dark object from the house. तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ओल्ड मेमोरीज ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस। दिस इज द आंसर। बी वाला जो है टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग मीन्स डैट, इसका मतलब क्या हुआ
द मेमोरीज विल ऑलवेज रिमेन्स विद द पोएटेस, द मेमोरी विल बी uncared for in a corner, the memories are as unimportant as a dog। तो ये इसका सही जवाब होगा द मेमोरीज विल ऑलवेज रिमेन विद द पोएटेस, मतलब हमेशा जो मेमोरी है वो पोएटेस के साथ में रहता है। डिस्कशन है, रीड द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर लिखा है, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू डैड आई लिव इन सच अ हाउस, मैं कैसे घर में रह सकता हूँ, एंड वी वॉज प्राउड, बहुत ही प्राउड था, लव था, आई हु हैव लॉस्ट, जिसको मैंने खो दिया, माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव द लव, और दूसरों से मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें उस तरह से प्यार मिले। और ये सच बात है, मैंने कहा ना, मेरे दादा दादी ने जो मुझे प्यार दे दिया वो मुझे वो पेरेंट्स से भी नहीं मिला जो उन्होंने दिया, जो चीज़ें मुझे मिली। तो लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के प्यार को पहचान नहीं पाते हैं, किसी की ममता को, किसी के मतलब उनकी चीज़ों को हम, क्योंकि हमारी उतनी समझ नहीं होती है ना उस समय अंडरस्टैंड करने की, और जब तक हमें अंडरस्टैंड समझ आती है तब तक वो ज़माना और वो व्यक्ति दोनों ही गुजर चुके होते हैं। सो एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, here the poetess shares her feeling with her beloved and expressed that she was proud of living in that house। बड़े प्राउड से उस घर में रहती थी। मुझे भी अच्छे से याद है, जब मैं गांव में रहता था तो मुझे लगता था कब मैं दिल्ली जाऊंगा, कब मैं दिल्ली जाऊंगा, गांव में नहीं रहना, गांव में नहीं रहना। आज गांव जाने के लिए मैं तरसता हूं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता गांव जाने के लिए। और जब से मैं गांव से बाहर निकला, पटना पढ़ाई करने के लिए निकला, आईआईटी की तैयारी करने, उसके बाद फिर दिल्ली आना हुआ, तो देन आफ्टर एक तरीके से जो बाहर जो रहना हो गया, फिर ढंग से मैं कभी एक महीना भी वहाँ नहीं रह पाया अपने गांव में। तो ये चीज़ें होती है कि उस समय पे उतनी प्राउड फील नहीं होता था, लेकिन आज लगता है कि कितना बढ़िया है। आज दिल्ली के माहौल, भले फ्लैट में रहना हो, चमक दमक की दुनिया है, एवरीथिंग है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की यहाँ कमी है। वो ये कमी है कि गांव में जब मैं था तो मेरा जो गांव है वो पहाड़ी के ठीक नीचे है। मॉर्निंग के टाइम में आगे तालाब है, सुबह 5-6 बजे उठना होता था, और क्या वो ठंडी हवाएं चलती। मैं पढ़ने के लिए जाता था अपने साइकिल से, दादाजी की पुरानी साइकिल थी, ली तो नहीं थी, नई भी थी, लेकिन चलाता पुरानी वाली थी। और वो सड़क जो गुजरती थी उस तालाब के किनारे से, और उधर से जो हवा आता था मॉर्निंग का, इतनी ठंडा, आह क्या स्पर्श करता था। और दो पहाड़ों के बीच में जो सूर्य ऊपर की ओर निकलते थे और वहाँ पर पक्षियों का जाना, वो सीन सच में जो है उस समय मुझे उतना फील नहीं करता था, क्योंकि बचपन से रोज मैं देखता था। लेकिन आज मैं तरस जाता हूँ सनराइज के लिए, सनसेट के लिए, नहीं दिख पाता। रात के टाइम में जब मैं सोता था तो छत पे कई बार सोता था तो रात में तारे दिखाई देते थे, जिसमें मैं कभी ट्रायंगुलर फॉर्म, कभी राइट एंगल, कभी ये कभी वो, कभी क्वेश्चन मार्क, कभी बीच में उठा तो दिखता था अच्छा ये तारा यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ हो गया है। वो अब कहाँ यहाँ दिखता, पॉल्यूशन ही इतना है और फ्लैट सिस्टम है, तो छत पे जाना ही अब नहीं उतना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अलग कर देती है। खैर, सो विद ग्रैंड मदर मिसेज द ग्रैंड मदर्स लव, शी सेज दैट नाउ शी एक्सपेक्ट फॉर इवन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लव फ्रॉम अदर्स। एक छोटा सा प्यार की उम्मीद करती है। शी इज नॉट बीइंग लव्ड नाउ, अब वो प्यार नहीं उसको मिलता है। तो इस पर इंटेक्स क्वेश्चन 3 है, आई थिंक 14 मिनट्स का ये हो गया है। तो ये इंटेक्स क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या दिया है, इंटेक्स क्वेश्चन में दिया है which words tell you that poetess is talking to someone। वो कौन से वर्ड्स हैं जिससे कि पोएटेस किसी से बात कर रही है। द वर्ड्स हैं यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, यानी किसी से बोल रही होगी वो पोएटेस कि तुम विश्वास नहीं करोगे डियर, डार्लिंग। सो टेल द पोएटेस इज टॉकिंग टू समवन। सेकंड यहाँ पर है बी पार्ट है, व्हाट इज द टेलिंग हिम या हर। सो शी इज टेलिंग, या पता नहीं कि वो जिसको बोल रही हैं वो लड़का या लड़की है, तो हम हिम और हर दोनों ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सो शी इज टेलिंग हिम या हर अबाउट ग्रैंड मदर्स लव, अपने ग्रैंड मदर लव के बारे में बता रही है।
उनके घर के बारे में। सी इज टेलिंग हिम अबाउट हर प्राउडनेस ऑफ लिविंग इन सच अ हाउस, जिस तरीके से प्राउडनेस, गर्व से वो रहती थी। सेकेंड है, इन द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएटेस थिंग्स हर सेल्फ एज ए बेगर। लास्ट के 3 लाइन्स में जो पोएटेस अपने आप को एक बेगर, भिखारी की तरह ट्रीट कर रही है। सो व्हाट इज सी बेगिंग फॉर, सी इज बेगिंग फॉर लव, तो प्यार की भीख मांग रही है वो। एंड बी है, व्हाट डज द मीन्स बाय स्मॉल चेंज, तो बाय स्मॉल चेंज का मतलब डैट सी मीन्स लव इन ए स्मॉल क्वांटिटी, अ लिटिल लव, थोड़ा भी हमें मिल जाए उस तरीके से नहीं मिलता है, बहुत रेयर होता ही मिलता है। क्योंकि जो अपने प्यार दे देते हैं, अपनों में भी सब नहीं, जिनके पास आपका ज़्यादा अटैचमेंट होता है और आपसे सच में प्यार करते हैं, उनके बाद आपको शायद ही किसी से प्यार मिलता है। तो बड़े किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनको इस तरह से प्यार मिलता है, या नसीब होता है, या जिनके पास फैमिली अपनी होती है, या अपना कोई कहने वाला उनका होता है जो उनके लिए हमेशा उनका केयर करता है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी, आपके पापा आपको हर बात पे टोकते हैं, मुझे भी दादा करते थे, सर्दियों के दिनों में मफलर ले लो, जैकेट पहन लो, शूज पहन लो, ठंडी है, ये कर लो, वो कर लो, तो मुझे इरिटेशन सा लगता था। आपको भी लगता होगा, आपके पेरेंट्स आपको टोकते होंगे तो। लेकिन अगर सच कहूँ तो उनके सिवा दुनिया में आपका कोई नहीं है। आपका बुरा भी हो रहा होगा तो लोग हंसेंगे, पर आपका कभी कोई इस तरह से आपका दोस्त भी होगा तो आपका बुरा ही चाहेगा, मतलब नहीं उस तरह से करेगा। तो ये समझ लो कि दुनिया में 2 ऐसे लोग आपके लिए हैं, जो आपका परिवार है, वो आपका ऐसा है जो आपका हित चाहता है। और अगर आप उनके प्यार को इरिटेशन समझते हो, जो कि आजकल के युवा पीढ़ी समझते हैं, तो फिर आप बड़े कह सकते हैं ना कि बदकिस्मत हो कि आपको उनका प्यार समझ में नहीं आ रहा है। और जब आपको उनका प्यार समझ में आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये आपको समझना होगा अपने फैमिली के बारे में और अपने प्रियजनों के बारे में। ओवरऑल क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। कोल्ड लाइक मून इज ए सिमिली, कैन यू पिक आउट अनदर सिमिली फ्रॉम द पोएम डैश, यहाँ लिखा डैश, एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस लाइव बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ बेडरूम डॉग। दूसरा है, द पोएटेस थिंग्स ऑफ हर पास्ट, पोएटेस अपने पास्ट के बारे में सोचती है। हाउ इज हर प्रेजेंट डिफरेंट फ्रॉम पास्ट, कैसे उसका आज का प्रेजेंट पास्ट से डिफरेंट है। सो हर ग्रैंड मदर, देखिए जब जिंदा थी, नाउ सी इज डेड, पहले वो जिंदा थी अब नहीं है। सी वॉज लव्ड बाई ग्रैंड मदर, नाउ सी इज बेगिंग फॉर लव, आज वो है ना बेगिंग फॉर लव, प्यार के लिए कर रही है। देखिए जो प्यार होता है ना, दादा का, दादी का या किसी का, वो मरने के बाद भी होता है। आज भी सपने में हमारी दादी कई बार आती हैं और जो घटना होने वाली होती है वो कई बार बता देती है। दादा भी आते हैं। दादी से ज़्यादा मेरा अटैचमेंट था, दादा से भी था, दोनों से था। एक बार तकरीबन आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मेरी बड़ी तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार था और मैं सोया हुआ था। तो जब मैं सो रहा था तो बहुत मुझे थकान सी लग रही थी और दिन का ही टाइम था और ऐसा नहीं मैं बहुत गहरी नींद में था। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे कोई पाँव को दबा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू साइंस, मैं खुद एक साइंस का टीचर हूँ, तो दिस इज अ नॉनसेंस, लेकिन जो मैंने फील किया है दिस इज़ नॉट अ नॉनसेंस। ऐसा लग रहा सच में को पाँव दबा रहा है। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि घर का कोई व्यक्ति है जो मेरा पाँव दबा रहा है। बिल्कुल मैं बहुत गहरी नींद में नहीं था। और आपका जब कोई पाँव दबाता है तो आपको ध्यान आता है, बिल्कुल दादी जैसे पाँव दबाती थी बिल्कुल वैसे ही दबा रही थी। फिर कुछ काम था कमरे में, इलेक्ट्रीशियन कोई आ गया और अचानक से लाइट किसी ने जला दी और फिर नींद खुल गई तो देखा तो कोई है ही नहीं। और बिल्कुल जैसे पाँव को निचोड़ते हैं, पकड़ते हैं, जो आपको अच्छा लगता वही मुझे फील हुआ। मैं बड़ा शॉक्ड हो गया कि यार मतलब सच में साइंस की इतनी औकात नहीं है कि आत्माओं तक पहुंच सके या उन चीज़ों को देख सके। अभी बहुत टाइम लगेगा साइंस को वहाँ पहुँचने में। और एक दुनिया है जहाँ पर मरने के बाद आत्माएं हमारे इर्द गिर्द रहती है और हमारे अपने मरने के बाद भी हमारा साथ देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए या पूर्वजों का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ भी अच्छा काम करिए तो उनका ज़रूर नाम लीजिए। तो ये चीज़ें होती है। सो नेक्स्ट है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच कन्वे द सेंस ऑफ लॉस डैट द पोएटेस फील। और वर्ड है द वोमेन डाइड, वोमेन मर गई। एंड यहाँ पर कुछ सवाल है। उसी में है, माई ब्लड टर्न कोल्ड
फ्रोजन एयर, वाइल्ड डिस्पेयर, आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, ये सारे वर्ड्स थे। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस है आपको पढ़ना है। देखिए इसमें क्या कुछ कहता है, मैं पढ़ के यहाँ पर आपको बताता हूँ। इसमें जो कहता है ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू ए डिफरेंट जनरेशन एंड हैव आइडियाज विच मे नॉट फिट इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट। तो जो दादा दादी होते हैं वो एक अलग ही जनरेशन से होते हैं, चूँकि हमारे ऊपर तीसरी हमारे से गिनती करेंगे तो आप, फिर आपके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो वो थर्ड जनरेशन आपके हिसाब से पिछला थर्ड हो गया यहाँ पे। तो इसका यहाँ पर लिखना है, बी लिखा वन डे वी टू विल बिकम ओल्ड, एक दिन हम लोग भी बूढ़े होंगे, एंड इन्फॉर्म वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड अफेक्शन इन आवर ओल्ड एज, और हम लोग को भी जो है कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सजेस्ट 2 or 3 वेज इन विच यू कैन शो लव एंड कंसर्न फॉर द एल्डरली, आप 2 या कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट कीजिए जैसे कैसे एल्डर लोगों को जो है हम लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लव देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर ये लिखा हुआ है, लिखा है बाय शेयरिंग देयर फीलिंग, उनके फीलिंग को शेयर कीजिए, स्प्रेडिंग सम टाइम विद देम, उनके साथ समय बिताइए, बाय टेकिंग केयर ऑफ देम लिटिल नीड, उनकी ज़रूरत उनको हिसाब से उनको टाइम दीजिए, एंड देन आफ्टर यहाँ पर ये कहता है बाय टेकिंग देम टू सम ट्रिप एक्सकर्सन फॉर चेंज, कुछ ट्रिप का प्लान बनाइए साथ में घूमने का, बाय गिविंग देम देयर ड्यू टू इम्पोर्टेंस, उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए, बाय अप्रिसिएटिंग देयर वर्क, उनके काम को अप्रिसिएट कीजिए, बाय कीपिंग देम बिजी विथ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विश, और उनको उनके काम में बिजी रखिए, उनकी इच्छा के अनुसार जो भी उनको अच्छा लगता है तो उनको अच्छा लगेगा। तो ये ऑलरेडी 22 मिनट का हो चुका है। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसी के रिलेटेड है, आप उसके एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर मैं वीडियो में नहीं भी करवाता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह तो आप कम से कम उसको कंप्लीट कीजिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। और बाकी जो है ग्रामर सेक्शन ऑलरेडी हमारा वर्किंग है, तो ये ज़रूर बाकी के अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करना चाहिए। और इसी के साथ जो है NIS based preparation for NIS all exams, you can join the live class for physics, chemistry, math and biology, and purchase the complete syllabus for political science, history, geography, economics, Hindi और English. So our best wishes are always with you, और हम जितनी चीज़ें कर रहे हैं वो टोटली जो है डेडिकेटेड है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।